A very good evening, listeners, and welcome to the Sunday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual funds and related issues. You can call us on 2331 4444, 2371 7106, and we do have a third dedicated line, that's 2371 7117. If you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code, that's 011 before the numbers. I am S. Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. Good evening, Sonu. धन्यवाद रंगा. गुड इवनिंग. नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम ताजा आर्थिक खबरें आप तक लाएंगे. श्रोताओं, आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके प्रश्नों को सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे. आप सवाल पूछने के लिए हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं: 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117. दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार. धीरेन्द्र, नमस्कार. मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. धन्यवाद आपका. और अब हेडलाइंस के साथ है रंगाबाश्यम. Thank you, Sonu. The top stories. Progress of farmers and agriculture is necessary for the progress of the country, says Prime Minister Narendra Modi. And global crude oil prices declined this week on recession worries. Brent slumps over 4%. किसानों और कृषि में प्रगति देश की प्रगति के लिए आवश्यक है, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने. और मंदी पर चिंताओं के चलते इस सप्ताह कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में आई गिरावट. ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य 4% से अधिक की मंदी में रहा. लेते हैं आज की पहली खबर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के गांव न केवल बदलाव ला सकते हैं बल्कि वे परिवर्तन का नेतृत्व भी कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान की असाधारण सफलता उन लोगों के लिए भी एक जवाब है जो अक्सर कहा करते हैं कि गांव में बदलाव लाना आसान नहीं है. श्री मोदी ने आज गुजरात के सूरत में प्राकृतिक खेती सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि भारत स्वभाव और संस्कृति से एक कृषि आधारित देश रहा है. उन्होंने कहा कि हमारा जीवन, हमारा स्वास्थ्य और हमारा समाज हमारी कृषि प्रणाली का आधार है. श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे किसान की उन्नति होती है वैसे ही कृषि में प्रगति और समृद्धि आती है, जिससे देश प्रगति करता है. प्रधानमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती करने से धरती मां की सेवा होती है और मिट्टी की उर्वरकता की रक्षा तथा उत्पादकता बढ़ती है. प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत में कई लक्ष्यों पर काम शुरू किया गया है जो आने वाले समय में बड़ा बदलाव ला सकते हैं. उन्होंने प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए किसानों को इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए गांवों के सरपंचों को बधाई दी. सम्मेलन में विभिन्न गांवों के किसानों और कृषि निकायों ने भाग लिया. हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष मार्च में गुजरात पंचायत महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था कि प्रत्येक गांव के कम से कम 75 किसानों को प्राकृतिक खेती अपनानी चाहिए. Well, let's start taking phone calls, and joining us first in this program is Manav from Chennai. Good evening, Manav, and welcome to Market Mantra. Yeah, good evening, Market Mantra team. Yeah. I have two questions. First one, I had invested in PGIM India Global Equity Opportunity, but now huge negative return. So what I should do? I cannot average also it out because no further investment is allowed in this fund. Yes. Yes, Tere. In fact, this is the situation of the most of the international fund where Indian investors have invested, that they have been investing, they gained popularity or they came on the forefront in the last 2-3 years. And about 6 months ago, Indian investors have not been, they have hit their ceiling and new investment is not possible in those funds. So you are not able to average it at lower. And those markets have also crumbled in recent times. But at the same time, I would say that, yes, they have come down.
I don't know how soon they will recover. But I think, in terms of their ability to recover, or is there something fundamentally wrong with those funds? No. Some funds will take time to recover, sometimes will take longer. But some of them will actually make a comeback more sharply. But as far as, the long-term outlook of many of these funds is concerned, I'm not as apprehensive. It is not that these funds have gone, the money has gone forever. So let's see. It will take a little longer. It's unfortunate that you are unable to do the downward averaging. Maybe the market, as and when it is allowed, new investment is permitted, start your investing again. And take your money out only if you think that you are likely to need all the money in 2-3 years' time. That's the situation where you should actually take it as a bad luck and square up your losses. Right. And Dhirendra, before we take more phone calls, what is your sense of the markets now? We have seen a lot of turmoil in recent times. But from here on, do you think the markets have hit the rock bottom, and from here on they are on the upward trend? Would you hazard a guess? That I don't know. No, I don't know, and I don't think anybody can try and guess that. And the number of things which actually drive the market on a day-to-day basis, which is, you have a war, you have the inflation, you have the global inflation, oil prices. Yeah. It's almost impossible to actually, absorb all that and try and make sense of it. Yeah. At the same time, let me tell you that, the market has made a very smart recovery. Yeah. And if you look at it from the lows of the market, we have made quite a comeback in terms of 8-10 points, 8-10% regain on many of the indices. But at the same time, I think the clouds of worry are not over yet. And also we should not forget that many of the companies in many sectors, their valuation remains reasonable or maybe attractive or maybe little high. That we will figure out only at a later date. But the business outlook or the growth outlook for many of this business has actually come down dramatically. In fact, for many businesses, it might be great. Yeah. So I would say that nobody knows, and don't try and devise a strategy around that. Okay. अब हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे अगले कॉलर का। वीरेंद्र है एमपी से हमारे साथ। नमस्कार, सवाल पूछिए। जी वीरेंद्र जी। मैम, मेरा धीरेन्द्र जी से ये क्वेश्चन है कि मेरे फादर अभी कुछ दिन बाद में रिटायर हो जाएंगे, 2 महीने बाद में। तो उनको एक फंड मिलने वाला है और वो चाहते हैं कि कुछ ऐसी जगह उसको निवेश कर सके जिसको एक मंथली, क्योंकि उनको पेंशन नहीं है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अंडरटेकिंग में जॉब करते थे, तो कैसे मतलब हम उस फंड से एक पेंशन जनरेट कर पाए, पेंशन जैसे वो। धीरेन्द्र जी, ये बहुत ही जरूरी ऑब्जेक्टिव के लिए इन्वेस्टमेंट करना है और इसके लिए बहुत ही बारीक आकलन की जरूरत पड़ेगी। और इसके लिए जो निवेश के विकल्प है वो सबसे जरूरी है कि उनके आमदनी की जरूरत क्या होगी, इसका जरूर आप आकलन करें। मैं केवल उदाहरण के लिए एक बड़ा सा नंबर दे रहा हूँ। मान लीजिए उन्हें 50 लाख रुपए मिलता है और इस सब कुछ जोड़ जाड़ के, मान लीजिए जो ग्रेच्युटी है या जो प्रोविडेंट फंड होता है इकट्ठा हुआ है, ये सब मिला के अगर 50 लाख रुपया होता है तो तो ध्यान रहे कि उनकी जरूरत 6% सालाना रिटर्न से ज्यादा की ना हो, ताकि अगर उनको 9%, 10% रिटर्न भी अगर मिल जाता है तो जरूरी ये है कि एक खास भाग वो कंज्यूम कर लें और बाकी थोड़ा सा बढ़ा हुआ पैसा का एक ग्रोथ का एक सर्टेन पार्ट जो कि कंज्यूम ना करे, ताकि उनकी पूंजी उनके रिटायरमेंट में बढ़ती रहे, जो कि भविष्य में या धीरे धीरे आने वाले सालों में उनके ज्यादा आमदनी की जरूरत को की पूर्ति कर सके। तो इसलिए जैसे अगर 50 लाख रुपए है और अगर वो 3 लाख रुपए साल का लेते हैं तो 25,000 रुपये महीना हो जाता है, तो मुझे लगता है कि एक रीजनेबल विड्रॉल रेट है। और इस चीज को डिराइव करने के लिए सबसे पहले उनका करीब 15-20 लाख रुपया जो उनका गारंटीड फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, प्रधानमंत्री वंदना योजना, इन चीजों में अगर पहले लगा दें तो एक तो यहाँ पे रिटर्न की गारंटी है, इसमें पैसा आपका नहीं बढ़ेगा और बाकी जो पैसा बचा हुआ है
उस पैसे को किसी कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट में कोई हाइब्रिड फंड जिसमें कि कम इक्विटी हो या अपनी सुविधा के हिसाब से और जो भी हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट हो उसको उसमें आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि पैसा मिलने के बाद एक साथ पैसा न लगाएं। केवल ये फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट आप एक मुश्त कर सकते हैं, इक्विटी से जुड़ा हुआ कोई भी इन्वेस्टमेंट एक साथ ना करें। Right. Let's move on and take our next caller. We are joined by R.S. Dahiya from Delhi. Good evening and welcome to Market Mantra. Sir, namaskar. Namaskar. Sir, my question to Devendra is two questions. First is Axis Blue Chip Fund. This scheme has fallen more than the peers. Okay. I don't know what is the reason. All the shares held are blue chip shares in this scheme. Dahiyaji, could you please turn down the volume of your radio set, you know? Okay. And you see that this scheme as compared to the peers have fallen more than that. Will it be wise to exit and pay the long-term capital gain and then invest into another large cap fund of similar kind of scheme? Yeah. Second question is it wise to invest in HDFC small cap fund at this stage? Okay, fine. About Axis Blue Chip. Yeah. Yes, this fund has been little more disappointing or has fallen more than the peers, but everything has fallen. And if you look at last 1 year return, I find that the fall definitely is is about 4.5%. 2.5% as compared to 4% gain on the BSE 100 index, even its index. And compared to other funds of similar category, they are also positive in the last 1 year. But not to say that, longer term, the portfolio is very high quality. When I look at 5-year return, the fund remains impressive. And I think the dominance of, financial and technology sector, which has taken a severe beating, has been the reason. And so this is a bet which has not worked very favorably. But it remains a blue chip fund, and as and when we see a turnaround, this fund is making a comeback. So I don't think this is about this period of relative underperformance is the reason why anybody should actually dump this fund. Yeah, and he also spoke about HDFC small cap. Yeah, that is a fund which has turned very big, and that itself is a huge disadvantage for a small cap. जी धीरेन्द्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, अभी आपने हाइब्रिड फंड की बात की थी, क्या एडवांटेजेस है हाइब्रिड फंड के, और क्या जो इन्वेस्टर है उसकी एज के अकॉर्डिंगली दे शुड डिसाइड कि क्या डेट का प्रपोर्शन ज्यादा होना चाहिए इक्विटी के कंपैरिजन में? जी हाँ, उसका जब मैं हाइब्रिड फंड बता रहा था तो मेरी सोच केवल ये थी कि एक व्यक्ति जो रिटायर कर रहे हैं उनका प्रमुख उद्देश्य ये है कि उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट से रीजनेबल रिटर्न मिल जाए, और अगर उनकी पूंजी थोड़ी बहुत बढ़ पाती है उस इनकम को कंज्यूम करने के बावजूद तो वो सफिशिएंट होगा, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद चूंकि आपकी आमदनी बंद हो जाती है तब आप बड़े अनश्योर होते हैं और किसी भारी गिरावट से आपको बड़ी चिंता होती है अपने निवेश के बारे में। तो इसलिए हाइब्रिड फंड गिरते बाजार में खासकर ये परफॉर्मेंस के लिए नहीं है, ये बेसिकली डिसअपॉइंटमेंट या बाजार के भारी गिरावट से बचने के लिए, क्योंकि एक खास बात फिक्स्ड इनकम में लगा रहता है, बाजार जब गिरता है तो ये उतरता है, तो नहीं गिरता है। जी, अब एक जरूरी संदेश के लिए रुकेंगे और फिर उसके बाद कार्यक्रम जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। Welcome back, listeners. You are tuned in to the phone-in edition of Market Mantra on AIR FM Gold. And as always, we are focusing on mutual fund and related issues. And we have the well-known
mutual fund expert of the country, Dhirendra Kumar, joining us on the show online with us. And just to remind our phone numbers are 2331 4444, 2371 7106 and 2371 7117. And if you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code, that's 011 before the numbers. And now let's take a quick look at the energy scenario. Global crude oil prices declined as investors worried about a potential recession-driven demand downturn, even as global fuel supplies remain tight. Brent crude oil prices slumped over 4% and US crude fell 3.4%, following on from the first monthly decline since November. Prices tumbled on Tuesday when Brent dropped $10.7, registering its third biggest daily fall since it started trading in 1988. Central banks around the world are raising interest rates to tame inflation, spurring fears that rising borrowing costs could stifle growth, while mass COVID-19 testing in Shanghai this week caused worries about potential lockdowns that could also hit oil demand. U.S. non-farm payrolls data showed that the economy added more jobs than expected in June, a sign of persistent labor market strength that gives the Federal Reserve ammunition to deliver another 75 basis point rate hike this month. Western bans on Russian oil exports have supported prices and sparked a rerouting of flows, while the Organization of Petroleum Exporting Countries, or OPEC, and allied producers struggle to deliver on pledged production increases. Russian President Vladimir Putin warned the West that continued sanctions against Moscow risk triggering catastrophic energy price rises for consumers around the world. धीरेन्द्र जी, आप क्या कहेंगे, अभी मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का क्या सही समय है, या हाउ डू दे कंपेयर टू अपॉर्चुनिटीज इन लार्ज कैप? नहीं, जब बाजार गिरता है तो सब कुछ ही गिरता है, और जैसा हमने देखा है कि जब बाजार में गिरावट आई तो जिस तरह की गिरावट दिखी उसमें स्मॉल कैप हमेशा ज्यादा गिरता है, मिड कैप उससे कम गिरता है और लार्ज कैप उससे कम गिरता है, और वही रिटर्न अभी हमें दिख रहा है। पिछले 3 महीने का अगर आप रिटर्न देखें तो स्मॉल कैप अभी भी 13% की गिरावट के साथ अभी है, और मिड कैप अभी 10% की गिरावट के साथ है, और लार्ज कैप BSE सेंसेक्स इंडेक्स अभी करीब 8% ही गिरा हुआ है, और 1 साल का रिटर्न केवल लार्ज कैप इंडेक्स का ये पॉजिटिव हो गया है। और तो मेरी सलाह होगी, और जो कि हमेशा मैं बताता रहता हूँ या रिमाइंड करता रहता हूँ, कि स्मॉल कैप आपको ज्यादा रिटर्न देगा, कम समय में यहाँ जब गिरावट का दौर आएगा तो ज्यादा गिरेगा, और वही दिख रहा है, और जब बढ़ेगा तब भी ज्यादा बढ़ेगा, जब ज्यादा, और जी हाँ बिल्कुल ज्यादा बढ़ेगा, और वो लंबे समय के रिटर्न में दिख भी रहा है। अगर हम लार्ज कैप और स्मॉल कैप के रिटर्न की गिरावट के बावजूद भी देखें तो पिछले 10 साल में स्मॉल कैप इंडेक्स का रिटर्न करीब 15% है। Okay, right. Let's move on and take our next caller. We have SPS Jain joining us from Noida. Good evening, Mr. Jain, and welcome to Market Mantra. नमस्कार जी, धीरेन्द्र जी नमस्कार, मार्केट मंत्रा टीम नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। अभी यूएस इन्फ्लेशन का अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा है, तो ऐसे मौके पर यूएस इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड में पैसा इन्वेस्ट करना कितना ठीक रहेगा? एक तो कि हमें कोई इस तरह का पिछले 20-30 साल में हमारे पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है जिसमें हम बता पाए कि वहाँ की इकोनॉमी पे फायदा होगा, कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है, या वहाँ की इकोनॉमी बहुत भारी रिसेशन में चली जाएगी। एक तो हमें वो नहीं पता है। दूसरा कि हम क्या आज के दिन आपके पास विदेशी बाजार में निवेश करने का म्यूचुअल फंड का जो व्हीकल है, ये विकल्प काफी ड्रामेटिकली कम हो गया है। अभी आरबीआई ने इस पर पाबंदी लगा दी थी, जब भारतीय फंड के जरिए लगाने का जो लिमिट है वो $7 बिलियन का, और वो पूरा हो गया, और वो उम्मीद की जा रही थी कि ये जल्दी खुल जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं खुला है। विदेशी बाजार में पैसा लगाने के लिए आपके पास दूसरा विकल्प है कि आप किसी विदेशी ब्रोकर का अकाउंट यहाँ पे खोलिए, और हर एक व्यक्ति के पास उपलब्ध है ये करीब $2.5 लाख, जो कि भारी रकम हो जाती है आज के दिन के प्रति व्यक्ति। सालाना लिमिट 2 करोड़ रुपए की है।
तो ये काफी ज्यादा रकम है जिसमें कि आप सीधे तौर पे बाहर विदेशी बाजार में लगा सकते हैं, लेकिन कहना बड़ा मुश्किल है कि आपके लिए राइट व्हीकल क्या होगा और इसका आउटलुक क्या होगा, क्योंकि पिछले 20 साल में अमेरिकी बाजार में इन्फ्लेशन का दौर नहीं आया। अब चलते हैं थाने, जहां से गुरुनाथ जी हैं हमारे अगले कॉलर। बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछिए जी। गुरुनाथ जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैम, नमस्कार। नमस्कार मैडम, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, आपका सवाल क्या है? मैडम, मेरा सवाल है धीरेन्द्र सर से। मैडम, ये जो बिल्कुल नए जो इन्वेस्टर होते हैं म्यूचुअल फंड में, इन्होंने मतलब जो म्यूचुअल फंड के नॉलेज से बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं, उनको कुछ आता पता नहीं होता है, तो उन्होंने क्या एक फंड मैनेजर के थ्रू से जाना चाहिए या यहाँ वहाँ से जो इंफॉर्मेशन मिलती है वहाँ जुटा के फिर खुद से भी कर सकते हैं? और ये जो यूट्यूब वगैरह ये चैनलों पे जो आते हैं कार्यक्रम, उनमें जो एक्सपर्ट होते हैं उनका जो ओपिनियंस होता है वो कभी कभी अलग अलग दिखाई देता है, और धीरेन्द्र सर बिल्कुल ये जो इन्फॉर्मेशन देते हैं ऑथेंटिक लगती है मुझे। थैंक यू मैम। ओके, यस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये बताऊं कि म्यूचुअल फंड की शुरुआत हुई थी कि आपका निवेश का जो यात्रा है उसको आसान बनाया जाए, और ये आसान बनाते बनाते इतने ढेर सारे फंड हो गए कि आपके लिए चुनना मुश्किल हो गया है। चुनना ही मुश्किल नहीं हो गया, किस तरह का फंड लें, ये भी आज के दिन करीब 32 तरीके के ओपन एंड फंड होते हैं, और ये केवल 32 तो शुरुआती है। इसके अलावा बहुत तरीके के सेक्टर फंड और ईटीएफ और इंडेक्स फंड उपलब्ध है, जो कि आपकी जिंदगी को काफी कॉम्प्लिकेट करते हैं। मेरी सलाह होगी कि ये सब कॉम्प्लिकेशन को अलग रखिए, और अधिकतर लोगों की जरूरत 3, 4, 5 तरीके के फंड से पूरी हो जाती है। पैसा आपका कुछ दिन का हो, लिक्विड फंड में पैसा लगाइए। पैसा आपका कई सालों का हो, एक हाइब्रिड फंड से शुरू करें और 2-3 साल उसको जारी रखें। उसके बाद आप पूरी तरह अपने पैसे को एक इक्विटी, ऑल इक्विटी फंड, एक मल्टी कैप फंड में अपना पैसा मूव कर दें। शुरुआत में हाइब्रिड फंड में पैसा लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि बाजार में जब गिरावट आती है तो नया इन्वेस्टर उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता है, चाहे हम उसे कितना भी बता दें कि ये गिरावट का दौर आएगा। म्यूचुअल फंड का सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये कहना मतलब ये डिस्क्लेमर के तौर पे ठीक है, लेकिन जब आप देखते हैं कि आप मार्केट के बीच में हैं और आपका पैसा 1/4 या आधा हो गया है, तो उस समय निवेशक चिंतित होता है और अपना पैसा निकाल लेता है। उससे बचना और उसको एक्सपीरियंस करना एक बिल्कुल ही अलग चीज है। और टैक्स सेविंग के लिए अगर आपको पैसा लगाना है, टैक्स सेविंग फंड में पैसा लगाइए। उसके अलावा ये, और जब आप 4-5 साल के आपका एक्सपीरियंस हो जाए, तब आप देखें कि आप स्मॉल कैप फंड और एक ऐसा फंड जो कि विदेशी बाजार में भी लगाता हो, उसमें लगाइए, और इससे आपकी ये 4-5 तरीके के फंड है जिससे अधिकतर निवेशकों की जरूरत पूरी हो जाती है। जहां तक बात चुनने की है, किसी भी इक्विटी फंड में आपको कभी भी एक साथ पैसा नहीं लगाना चाहिए, चाहे आप नए निवेशक हो, पुराने निवेशक हो, क्योंकि पैसे की वैल्यू में जब गिरावट होती है तो नया निवेशक, पुराना निवेशक, सबको उतनी परेशानी होती है या चिंता होती है या दुख होता है। अगर आप अपना पैसा निकाल लेते हैं उसके बाद वो आपका लॉस परमानेंट हो जाता है। तो यही बेसिक कुछ रूल्स है जिसको फॉलो कीजिए, और मुझे लगता है आमतौर पे लोग इसका फायदा उठा पाएंगे। Right. Let's go across to Mumbai now, from where we are joined by Swati. Good evening and welcome to Market Mantra. Good evening, sir. Yeah, go ahead. Sir, I had invested in Tata Digital India Mutual Fund, and I also have an active SIP going on. Earlier it was giving good performance. Of late now the performance is not so good. So I wanted your opinion. Should I continue the SIP or stop it? This fund was a great investment because it's a relatively new fund. This fund started sometime in, not very long. Yeah, it started in 2015. So it's a 7-year-old fund. And this fund has actually did exceptionally well in the initial period. And after that, till recently, but still, it is not disappointing. If you look at the total return of this fund since its launch, it's quite substantial. I'll just try and look for the return of this fund since launch. But more importantly, this is a technology fund. It remains invested in everything, what it set out to be.
and it's a very high quality portfolio. Technology stocks have taken a severe beating. And to benefit from such a strategy, when you have chosen to invest in a sector fund, it is also important to invest through the lean period of that sector, which is what is happening right now. So don't take your money out, and maybe if you are not in a hurry, if your money will remain invested for another 5-7 years, carry on with your investment as well as your SIP. Yeah, right. And now let's take some of the other questions which we have got from other social media. We have this question from Vishal Gupta, and Dhirendra, he wants to know, the priority if he were to invest, whether he should, focus on NPS or mutual funds. He says that, NPS is also like mutual fund. Yes, it is. NPS is almost like mutual fund. The only difference is that when you invest in NPS Tier 1, 40% of your money, one is that your money is tied till your retirement, which is 58 or 60 or whatever your retirement age be. That apart, 40% of your money has to be necessarily converted into an annuity, which will generate an income for you. And 60% of the money you can take out. The other difference with NPS so far has been that, the maximum equity exposure can be 75%. And that is likely to be revised too. That is what I'm hearing. But that apart, I think, and the plus of NPS is that it is very low cost. It is very diverse. And I don't think, it has not been able to build a great active management track record, but, it's still, when I look at the cost and the benefit, I think it stacks up very well. So if you are looking at investment for your retirement, if you are looking for a low-cost vehicle, and if you want to keep it really simple over a more modestly, over a longer period of time, 10 years and more, NPS is not a bad alternative. Right. धीरेन्द्र जी, आपने अभी कहा था कि एक समय पे अपना सारा पैसा एक फंड में नहीं लगाना चाहिए, तो आइडियली एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कितने फंड्स होने चाहिए? निर्भर करता है. एक्चुअली ये मैं कह रहा था कि आपके पास ढेर सारा पैसा एक फंड में नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सुविधा और डाइवर्सिफिकेशन का ये एक फाइन बैलेंस है. अगर आप 5,000 रुपया लगा रहे हैं और SIP की शुरुआत कर रहे हैं, तो ये फंड काफी है और एक अच्छा बैलेंस फंड ये आपकी जरूरत पूरी कर देगा. लेकिन जब आपका पैसा जब इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, और वो एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए, तब आप ध्यान दें कि सारा पैसा आपका किसी एक तरह के फंड में ना लगा हो, एक ही कंपनी के फंड में ना लगा हो, और आप मैनेजर के स्टाइल का डाइवर्सिफिकेशन भी आपको मिल पाए. क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी एक ही कंपनी के अलग अलग फंड में पैसा लगाने से निवेशकों का जब उसका दौर बुरा चलता है, तो सारे फंड की दुर्दशा होती है. उससे बचने के लिए जरूरी है कि आपका, और मुझे लगता है कि अधिकतर निवेशकों को एक फेयर डाइवर्सिफिकेशन 4-5 फंड से मिल जाता है. जी, या so that's it. We will have to call it a day. We would like to thank all our callers for their active participation in today's program. And as always, Dhirendra, it was a pleasure having you on the show. जी धीरेन्द्र जी, बहुत-बहुत धन्यवाद. धन्यवाद आपका. And before we close, a quick look at the top stories. Progress of farmers and agriculture is necessary for the progress of the country, says Prime Minister Narendra Modi. And global crude oil prices declined this week on recession worries. Brent slumps over 4%. किसानों और कृषि में प्रगति देश की प्रगति के लिए आवश्यक है, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने. और मंदी पर चिंताओं के चलते इस सप्ताह कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में आई गिरावट. ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य 4% से अधिक की नुकसान में रहा. That's it in this edition of Market Mantra. Thank you so much for joining us, and goodbye and have a wonderful Sunday evening.